लेकिन पहले जो मेरा जो मूल प्रश्न है वो तस्लीम रहमानी साहब, क्या आज हिंदुस्तानी वोटर, मुसलमान वोटर, और चूंकि यूपी के चुनाव में तो खास तौर पर यूपी में, किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर पा रहा है? देखिए गौरव, 3% वोट बीजेपी को हमेशा ही मिलता रहा है। खासतौर पर वाजपेयी जी के ज़माने में तो हमको से याद है कि कैसे वोट मिला, और वो अब भी मिला है, वो पहले भी मिला है। अभी थोड़ा सा अंतर मैंने ये देखा इस चुनाव के दौरान, चूँकि आपको मालूम है कि मैं तमाम 403 सीट को बहुत बारीकी के साथ एनालाइज भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, पिछले इलेक्शंस को भी देख रहा हूँ और अब भी देख रहा हूँ। लोकल जो बीजेपी के एमएलएज हैं, उन्होंने कुछ गांवों में कुछ प्रधानों को अपने बहुत करीब किया है, जिसकी वजह से उन प्रधान, गांव का वोट प्रधान के थ्रू मिलता है, उन प्रधानों का कुछ वोटिंग इधर हुआ है। तो ये 3 to 5% बीजेपी, जो 3% था वो 5% के करीब बीजेपी का वोट हो जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद है। लेकिन पूछना चाहता हूं, जिस आउटरीच की बात जफर भाई ने की है, तो उसको लेके अभी गौरव भाटिया ने कितनी सारी गालियां दी हैं मुसलमानों को, आपने देखा। खुद प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज की तकरीर की है, उसमें हमको एक जिल्लत का एहसास बीजेपी के जो उन्होंने हमारे वजीर आजम ने दिलाने की कोशिश की है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कैसे आपको प्रधानमंत्री की बात में कैसे जिल्लत महसूस हुई? पार्टी एक अलग चीज है। मैं समझना चाह रहा हूं उनके आज की स्पीच में ऐसा क्या था? मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। हाँ, मैं बताता हूं। एक बात तो ये कि उन्होंने टीएमसी के एक लीडर का हवाला देके, आप कोट करेंगे शायद बाद में, कि टीएमसी के लीडर का हवाला देके कहा कि हिंदू वोट को वो डिवाइड करना चाहती हैं गोवा में, तो बताइए किसके वोट को पोलराइज करना चाहती हैं? ऑब्वियसली 1.5% से ज्यादा वोट गोवा में मुसलमानों का नहीं है। और रिलीजियस लाइन पे एक इलेक्शन रैली में खड़े होके अगर प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, तो क्या ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का ये अलग विषय है रहमानी साहब, कि वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है या नहीं है, ये अलग विषय है। लेकिन इसमें गोवा में आपने ये कैसे माना कि उनका बयान मुसलमानों के लिए जिल्लत भरा था? ये मैसेज कैसे मिला आपको? हाँ, ये आप ये बताइए, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीर करना बड़ा आसान काम है, जज्बाती तकरीर। मैं अगर प्रधानमंत्री जी को खड़ा कर दीजिए, मुझे कर दीजिए, उससे ज्यादा भड़काऊ भाषण मैं कर सकता हूं। लेकिन आप बगैर स्टैटिस्टिक्स के, बगैर किसी आंकड़ों के आदाद और शुमार के एक स्वीपिंग स्टेट देते चले जाएंगे, एज इफ के मुसलमान मर्द कोई जल्लाद हो, कि एक घड़ी नहीं आ रही तो एक कार नहीं आ रही, एक सोने की चेन नहीं आ रही, तो ये बिल्कुल नॉन फैक्चुअल है, एकदम गलत है। 20 करोड़ मुसलमानों में से जो 10-12 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, उन्हें गाली दी प्राइम मिनिस्टर ने कानपुर में खड़े होके। आप ऐसा कह रहे हैं रहमानी साहब, जैसे ये जो तलाक बिद्दत की मैल प्रैक्टिस थी, ये है ही नहीं, ये थी नहीं मुस्लिम समाज में। क्या ये मुस्लिम समाज में एग्जिस्ट नहीं करती थी? नहीं, तलाक बिदत था, तलाक बिदत था। और जो गौरव कह रहे हैं कि उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के हक के फैसले की हद तक बिल्कुल सही है। 100 नहीं 110% हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की हिमायत करते हैं, क्योंकि हम पहले से वो डिमांड कर रहे थे कि इसको कुरानिक तलाक बनाया जाए। कुरान में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं है, लेकिन कुरान में तलाक को क्रिमिनलाइज भी नहीं किया गया। आपने कुरान, मैं आपसे तलाक पर अलग डिबेट कर सकता हूं, और उसके ऊपर कानून बनाकर उसको क्रिमिनलाइज किया गया। लेकिन सर आपने ये नहीं कहा ना रहमानी साहब, आपने ये नहीं कहा। आपने कहा कि उन्होंने 20 करोड़ मुसलमानों को गाली दी है। मैं ये मतलब समझना चाह रहा हूं, उसमें कहां से गाली है? उसमें गाली कहां से? इसके कितने उदाहरण आपने खुद नहीं देखे कि कितनी छोटी छोटी बातों पर तलाक 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 कह दिया जाता था? ये किस बात का एहसास? आपने क्या ऐसे उदाहरण नहीं देखे खुद? या एडवोकेट फराज जी बैठी हैं, जो आप बार बार कहते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, इसको क्लियर करना जरूरी है। आपने कहा आज अगर प्रधानमंत्री ने ये कह दिया घड़ी नहीं मिल लेकर के आई मायके से तो 3 तलाक, कार लेकर नहीं आई, बाइक लेकर के नहीं आई तो 3 तलाक, क्या ये होता नहीं था एडवोकेट साहिबा? बिल्कुल सौरभ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी बात पे तलाकें दे दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं तस्लीम कुरैशी जी से कहूंगी कि मुसलमानों को इस तरह की तलाक को जो है
ये कट्टरवाद लोग जो हैं तलाक़े बिदअत का नाम दे करके मनवा रहे थे, जबकि इस्लाम में बिदअत को बिल्कुल मना है, शिर्क मना है। जब बिदअत मना है तो कैसे मौलानाओं ने इसको तलाक़े बिदअत का नाम लेकर के मुसलमानों पे इम्पोज किया हुआ था। कभी भी किसी भी मुसलमान मर्द ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई। ये जो आवाज उठाई थी ये हम मुसलमान औरतों ने ही आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट तक गए और तब जाकर के ये एक जजमेंट आ पाया और जजमेंट के बाद ये एक्ट फ्रेम हुआ। और जजमेंट के दौरान भी और जजमेंट के बाद से लेकर एक्ट फ्रेम होने तक भी इतनी चीखाचिल्ली हुई, इसको क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए, जैसे अभी भी जो है उस्मान साहब बता रहे हैं। आप ये बताइए, अगर नरेंद्र मोदी इसको क्रिमिनलाइज कर देते हैं, 3 साल की जेल का अनाउंस कर देते हैं, तो ये गलत हो गया। और हजरत उमर फारूक जो 40 करोड़ का पनिशमेंट दिया करते थे, तो क्या वो क्रिमिनलाइज नहीं था? क्या वो सिविल पनिशमेंट था? तो अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसको क्यों सजा नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, मुझे बताइए, जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जिंदगी को बिल्कुल तबाह बर्बाद हो रहा है। और आप फराज जी, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। ये 3 तलाक का मामला हुआ, आज जो प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे इतनी हजारों बेटियों की जो है जिंदगी बदली है, वो कह रहे थे, उन्होंने डाटा का सोर्स तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा डाटा है कि हजारों मुस्लिम लड़कियों की जिंदगियां बची हैं, क्योंकि अब ये 3 तलाक नहीं दे सकता कोई, क्योंकि अब ये गुनाह हो गया है। क्या इसका असर मुस्लिम वुमन इलेक्टोरेट के अंदर है? आज जो दावा करती है बीजेपी कि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं का समर्थन हमें मिलता है, क्या ये सच है? हेलो जी 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 जी, बिल्कुल सही है। जो मुसलमान औरतें जिनके साथ में ज्यादती हो रही थी, ये 3% से 5% कहते हैं, मैं कहती हूँ इससे कहीं ज्यादा रेशो है। आज वो सारी औरतें साइलेंट वोटर्स हैं बीजेपी की, जिनको इस परेशानी से जो है वो निजात मिली है, जो सड़कों पर आकर के 2 मिनट में निकाल दी जाती थी और बेघर हो जाती थी। तो आज वो किसको सपोर्ट करेंगी? जाहिर बात है बीजेपी को सपोर्ट करेंगी और कर रही हैं। और तमाम यहाँ पर तो रैलीज हुई है, इस तरह की जो है वो कैंपेनिंग हुई है, और सब लोगों ने यही तय किया था कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिलीफ उनको मिले। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आप देखें तो किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। जो ज्यादातर तादाद यहाँ पर यूपी में है वो मुसलमानों की है, जिनके पास घर नहीं थे, घर टूटे फूटे थे। कभी असदुद्दीन ओवैसी जो अपने आप को इतने बड़े 30 मार्का बताते हैं और शरीयत की बात करते हैं, सब यही वो आदमी है जिसने सबसे पहले हिजाब का इशू जो है अपने पॉलिटिकल कैंपेन में इस्तेमाल किया है। इसके पास में कहीं पर भी कोई इस तरह का मुसलमानों की डेवलपमेंट का, मुसलमानों की एजुकेशन का, उनके एम्प्लॉयमेंट का, इस तरह का कोई इशू है नहीं। पूरी तकरीर सुन लीजिए, उनकी जितनी भी स्पीचेज हैं वो हेट स्पीचेज हैं, सिर्फ कम्युनल स्पीचेज हैं, और हमेशा जो है एक मजाक का मुजाहिरा करते हैं, मेरे खिलाफ ये हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, हिजाबी महिला आ जाएगी, वो प्रधानमंत्री बनेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।